बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हमने इस टॉपिक के अंदर कंपैरेटिव स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह एक दूसरे से प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से डिफरेंट हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे और वो किस तरह एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि दो डिफरेंट काइंड के कंपाउंड्स हैं तो इनके सोर्स भी डिफरेंट ही होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस किया था कि चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन सोर्स हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या नॉन लिविंग सोर्सेज हैं। तो पहली कंपैरेटिव स्टडी हमारी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स हैं वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने कल 4 डिफरेंट काइंड्स डिस्कस की थी। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ह्यूमन बीइंग्स, दूसरे नंबर पे हमने प्लांट्स, फिर एनिमल्स और चौथे नंबर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास याद रखें ये जो 4 किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दीज आर द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हम मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हीं 4 मेन सोर्सेज ही हासिल करते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं। ठीक है ना, ये सारे हमारे पास ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। और इनका सोर्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है हमारे पास वो हमने कहा था नॉन लिविंग सोर्सेज हैं। और नॉन लिविंग सोर्सेज में हमने कल भी लिस्ट बनाई थी। हमारे पास अर्थ क्रस्ट है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, इसमें माइंस वगैरह हैं, मिनरल्स हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स बनती हैं। मीन जिनमें हमारे पास नाइट्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सल्फेट्स वगैरह हैं, ये सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हम अर्थ क्रस्ट से हासिल करते हैं। और इनका मेन सोर्स क्या है? नॉन लिविंग सोर्सेज या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ही है जो इनको ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से ये डिफ्रेंशिएट करती है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कोवलेंट बॉन्ड। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो 2 एटम के आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से बनता है। दोनों एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 2 या 3 मीन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। और इनके पास जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है कि जिसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दे देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन का लेता है। बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आयनिक बॉन्ड। दूसरी हम प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें। अब इसी आयनिक प्रॉपर्टी की, आयनिक बॉन्ड की होने की वजह से ये मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड और आयनिक, ठीक है, इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे एम पॉइंट मीन मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जब भी हम किसी भी सॉलिड चीज़ को, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, क्या हीट होने के बाद वो अपने ही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस इन कन्वर्टेड टू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मीन क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड कोवलेंट होता है तो बाकी ये सारी प्रॉपर्टी इसी बॉन्ड के ऊपर ही बेस करेंगी। तो लिहाजा क्या होगा, जब बॉन्ड कोवलेंट है तो एज यू नो दैट द कोवलेंट बॉन्ड इज द वीकर बॉन्ड एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड, सो द प्रॉपर्टीज विल बी लेसर एज कम्पेयर टू द आयनिक बॉन्ड प्रॉपर्टीज। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट विल बी लेस एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। मीन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है लिहाजा इस वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। लिहाजा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई होता है। ठीक है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट काउंट करेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि 9th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 802 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मीन बहुत ज़्यादा हाई है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट लो है इस तरह बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट?
द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टुवर्ड्स द वेपर स्टेट। मीन हम उसको हीट करते हैं कि वो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करते हैं और वो अपनी वेपर स्टेट या स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट लो है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। फोर्सेस तो वही हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लो है और इस तरह यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की तरह बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। दोनों हाई हैं क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड आयनिक है, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड लो होता है तो वीक होता है, तो वीक होने की वजह से ये दोनों प्रॉपर्टीज़ लो हो जाएंगी और आयनिक बॉन्ड के स्ट्रांग होने की वजह से ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी। एक तो हमें ये भी डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट देखें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपने एक 9th क्लास में रूल पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व लाइक। वेरी सिंपल में रूल है कि पोलर कंपाउंड आर डिजॉल्व इन पोलर सब्सटेंसेस व्हाइल द नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखें कि वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर बहुत ही कम डिजॉल्व होते हैं या डिजॉल्व नहीं होते, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है चूँकि उनके अंदर नेचर होती है इनऑर्गेनिक या आयनिक, तो वो वाटर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या पोलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत जल्दी डिजॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी इनकी एक्वस या पोलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत कम होती है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं। लेस पोलर, लेस सॉल्युबल in polar solvents but more in high soluble in non-polar or less polar, non-polar or less polar solvents। जबकि ये जो है हमारे पास क्योंकि आयनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं तो ये नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल in non-polar solvents but soluble in polar solvents। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारे पास कुकिंग ऑयल एक बेहतरीन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करें तो वो 2 डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, कभी डिजॉल्व नहीं होता। और यही एग्जांपल हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो वाटर है या सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड को अगर आप कुकिंग ऑयल में डिजॉल्व करने की कोशिश करें डिजॉल्व नहीं होता। मीन दोनों डिफरेंट नेचर होने की वजह से डिजॉल्व नहीं होते। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने कल भी डिस्कस किया था। Organic compounds in which 2 or more compounds have the same molecular formula but different arrangement of atoms। और हमने इसकी एग्जांपल में कल ब्यूटेन और पेंटेन के आइसोमर बनाए थे और हेक्सेन का मैंने आपको एक्टिविटी दी थी कि आप लोग घर से सॉल्व करके ले आएंगे। तो मीन ये वो वाली प्रॉपर्टी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली ऐसे हैं जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, बट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोस्टली शो नहीं करते। सिर्फ 2-4 कंपाउंड मीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड है जहाँ तक उनका आइसोमेरिज्म लिमिटेड है। मीन हम ये भी कह सकते हैं आइसोमेरिज्म इनकी एक मेन प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ओनली लिमिटेड टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओनली टू ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स। बहुत ही कम है, बहुत ही कम कंपाउंड्स हैं जो शो करते हैं। और ये चीज़ आप लोग BSc या MSc लेवल पर जाकर पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप लोगों के लेवल की ये चीज़ नहीं है, हायर लेवल पे डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशन कंपाउंड ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुछ आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अलबत्ता ये वाले मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, 10th में भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, जबकि जो आयनिक या इनऑर्गेनिक रिएक्शन है वो वेरी फास्ट होते हैं। इसके रीज़न इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखें, वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर वेरी हाई रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन इनकी हमने कल भी डिस्कस की थी मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर, कि मॉडर्न डेफिनेशन में यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो मीन इस डेफिनेशन के अंदर हमें इनकी कंपोजिशन का भी इंफॉर्मेशन मिल रही है।
इनकी कंपोजिशन में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन मीन हाइड्रोजन और कार्बन दो मेन एलिमेंट ही हैं, और उसके अलावा पीरियोडिक टेबल में से हम कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स हैं जो हम उठाकर यहाँ पर अटैच करते हैं और इनके डेरिवेटिव बनाते हैं। मीन्स कल हमने डिस्कस किया था इनके हैलोजेंस मीन शामिल हो सकते हैं, ग्रुप 5 में से नाइट्रोजन और फास्फोरस शामिल हो सकते हैं, ग्रुप 6 में से ऑक्सीजन और सल्फर शामिल हो सकते हैं, मेटल्स हैं, ठीक है ना, ये शामिल हो सकती हैं। तो मीन इनकी कंपोजिशन में सबसे मेन एलिमेंट है कार्बन, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, और उसके बाद नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है एंड मेटल्स हैं। ये इनकी कंपोजिशन में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हीं एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनते हैं, ठीक है। जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं मीन एक कार्बन को छोड़ें, कार्बन भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल है। मीन पीरियोडिक टेबल के तकरीबन सारे के सारे एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में, उनकी कंपोजिशन में यूज़ होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो सारे यहाँ पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर हम डिस्कस करें तो हम इसको दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टर और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द आयनिक सब्सटेंसेस हुज मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन स्टेट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन ऐसे तमाम सॉलिड सब्सटेंसेस जिनकी मोल्टन स्टेट या सोल्यूशन स्टेट को में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं, मीन उसको फैसिलिटेट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा काम नहीं करते। रीज़न क्या है कि किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइट होना उसके लिए कंडीशन यह है कि उसके पास आयोनाइजेशन हो, और आयोनाइजेशन होती है आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो मीन सिंपल सी बात यह है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोल्यूशन है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास जो उनकी आयनिक बॉन्ड नहीं होता, लिहाजा इनकी आयोनाइजेशन नहीं हो सकती, और अगर आयोनाइजेशन नहीं होगी तो इनको हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। तो मीन क्या हुआ, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो एक आसान मसला हो गया, हल हो गया। जबकि यहाँ पर क्या है, मोल्टन और सोल्यूशन स्टेट, मोल्टन और सोल्यूशन स्टेट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एग्जांपल में हमने 9th क्लास में भी सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह की एग्जांपल डिस्कस की थी। तो मैं ये जितने भी कंपाउंड है, और एम सिंपल सी चीज़ देखें, आप लोगों के पास घर में जो बाइक या कार वगैरह है, ठीक है ना, तो इनकी बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ट कंडक्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो वो बेसिकली बेस्ट कंडक्टर क्यों, उसके अंदर आयोनाइजेशन है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, मीन आयोनाइजेशन हो जाती है, H+ आयन और HSO4 वगैरह सेपरेट हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंबस्टन। चूँकि ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये इनके डेरिवेटिव होते हैं, तो इनमें से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इजीली कंबस्टन शो करते हैं। मीन अगर हम उनको थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनकी कंबस्टन होती है, और इसी कंबस्टन प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मोस्टली एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। अब एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए देखें, हम मेट्रो बाइक्स के अंदर हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, डीजल वगैरह यूज़ करते हैं गाड़ियों के अंदर, ठीक है ना, और उसके अलावा घरों के अंदर हम नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों के अंदर CNG वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो मीन एक तो ये कंबस्टन शो करते हैं, शो कंबस्टन, और कंबस्टन शो करने के वजह से क्या होता है, ये एज अ फ्यूल भी यूज़ होते हैं, एज अ फ्यूल एनर्जी सोर्स है हमारे पास, ठीक है ना। जबकि ये कंबस्टन शो नहीं करते, डू नॉट शो कंबस्टन, ये फिनोमेना इनके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हम इनको एज अ फ्यूल भी यूज़ नहीं कर सकते। डू नॉट यूज़ एज अ फ्यूल। तो ये थी इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी। तो ये 10 प्रॉपर्टीज़ आप लोग याद रख लें, ठीक है ना। तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी से भी आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओके।